जैसा कि आप सभी को पता है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैं लगातार से आप सभी की तैयारी करवा रहा हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। जो मैंने आपको 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्न प्रोवाइड कराए थे, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा कवर होने वाला है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो मैंने फिजिक्स के, बायो के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। सॉल्यूशन सहित वीडियो डल चुके हैं और हिंदी इंग्लिश की पूरी तैयारी हो चुकी है। वीडियो देख लेने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके 11th क्लास की सेक्शन में चले जाना, है ना। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो फिजिक्स का वीडियो जरूर से देख लेना। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, मानक ताप एवं दाब से क्या तात्पर्य है। आंसर आपका रहेगा, मानक ताप एवं दाब से तात्पर्य उस तापमान और दाब से है ना। ताप और दाब दोनों की बात की जाए जिस पर गैसों का गुणांक और उनके व्यवहार की सामान्य स्थिति मानी जाती है। ये आपके इसके बिंदु याद रखिएगा। मानक ताप का मान यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको यहाँ पे केल्विन के में क्या होगा, 273.15 केल्विन। मानक दाब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, है ना, ATM। बिल्कुल इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन के में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल से इसे कर लेना, है ना। पूरे 3-3, 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर होंगे इस वीडियो में, है ना। न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन है, सारे कुछ कवर है ना। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए यहीं पर आपको कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है और टाइम ज़्यादा नहीं है ना। सब्सक्राइब कर लेना। 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी थी। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आप सभी को पता है 16 ग्राम प्रति मोल होता है ना, सभी को पता है। 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको पता है ना। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है, 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या, है ना। तो ये याद रखना है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा। इसके बाद आता है अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण द्विधन आवेशित हीलियम का नाभिक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इसे करवा दिया है। नेक्स्ट आपका नाभिक की खोज किसने करी थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आपका रहेगा रदरफोर्ड, याद रखिए, सीधी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल संकल्पना क्या है। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए, मूल पदार्थ की मात्रा मापने की एक इकाई है। मूल क्या है, पदार्थ की मात्रा को मापने की एक इकाई है 1 मूल में। देखिए, यही ना मैंने ऊपर बताया है, ये भैया बहुत बार ऑब्जेक्ट में आया हुआ है और गलत करके आ जाती हो आप लोग, है ना। इसको याद रखो, है ना। ये रहेगा, इतने होते हैं, इसे अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। बिल्कुल से याद रखना, अवोगाद्रो संख्या का मान, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध बताइए, है ना। तो ये आपका संबंध दिया गया है, आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। तो इसको याद रखना, यहाँ पे इसके पॉइंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सीमांत अभिकारक क्या है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल 6 नंबर का आपका जो प्रश्न आता है ना, मतलब प्रश्न क्रमांक 6, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा मिलेगा आपको, है ना। बिल्कुल से कर लो, ये रहेगा। इसके बाद है मूलरता एवं मूललता में अंतर लिखिए। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरीके से पूरे आंसर टाइप करने में, लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर से कर दिया करो, है ना। अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। देखिए, मूलरता और मूललता, है ना। आप लोग कमेंट कर देते हैं ना, थोड़ा लगता है भाई यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, कोई तो देख रहा है कम से कम, है ना। मूलरता और मूललता, देखिए, तो बिलियन के प्रति लीटर, यहाँ पे लीटर और किलोग्राम इसका मैटर है भाई, इसको याद रखना। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत लिख के आ जाते हो, आपके नंबर काट दिए जाते हैं। देखिए, मूलरता क्या है, बिलियन के प्रति लीटर मूलों की संख्या को मूलरता कहती हैं और प्रति किलोग्राम मूलों की संख्या को मूललता कहती हैं, है ना। देखिए, इकाई क्या होती है, मूलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। इसमें लीटर की संख्या होती है, ज्ञात की जाती है, इसलिए इसे मोल प्रति लीटर की इकाई होती है। इसमें किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मूलों की संख्या, तो इसमें मोल पर किलोग्राम, है ना। ये ताप पर निर्भर करती है मूलरता, और मूललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरीके से तीनों अंतर याद रखना, जो भी अंतर और सरल आपको याद हो तो उन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चुंबकीय तरंग क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। देख सकते हैं आंसर रहेगा आपके सामने। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होती हैं। यह माध्यम के बिना भी प्रसारित हो सकती है ना। इसकी गति शून्य में देखिए दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा आपका, आयनिक बॉन्ड क्या है। देख सकते हैं, आयनिक बंध एक रासायनिक बंध है जो एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने और दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण करने से बनता है। मतलब एक ने खोया और दूसरे ने पा लिया तो क्या बनेगा, आयनिक बंध वहाँ पे बन जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, और आयनिक बंध का उदाहरण कभी पूछा जाए तो NaCl को याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है।
आंसर आपका रहेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वह श्रेणी है जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य और आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं। इसमें रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त तरंगें। देखिए इनके उदाहरण याद रखना है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उदाहरण क्या है? सूक्ष्म तरंगें हो गई, दृश्य तरंगें, पराबैंगनी, एक्सरेज वगैरह हो गई। तो ये सारी क्या है? विद्युत स्पेक्ट्रम्स के अकॉर्डिंग आती हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की उच्च ऊर्जा किरणें पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब अगर हम किसी धातु की सतह पर, कोई भी धातु है, मेटल है, उस पर हम क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा की किरणें डालेंगे, है ना, किरणें पड़ेंगी उस पर, तो क्या होगी? उससे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ऐसे क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। मतलब देखिए आपने कह लो कि कोई भी धातु रख दी और उस पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, है ना, बहुत तेजी से पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, तो वहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यही क्या है? आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था एक 4 ग्राम में आपको जो है संख्या ज्ञात करनी थी, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से था कुछ, उसके अथवा में क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार आया है ना। 1 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन का भार आपको दिया गया है। इसको याद रखना भैया अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है अफबाऊ सिद्धांत क्या है? ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अफबाऊ सिद्धांत को याद रखना, गुणित अनुपात का नियम, है ना, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये सारा कुछ नीचे है अभी, है ना, तो सारा कुछ पढ़ के जाना है। अफबाऊ सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे निचली ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तरों की ओर जाते हैं, है ना। यह सिद्धांत बताता है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरते हैं, जैसे 1s, फिर 2s, फिर बाद में 2p, और इसी प्रकार से, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, है ना, निचली ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, इस तरीके से ये अफबाऊ कहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, यही आपका क्वेश्चन है। और फोटोन को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बना हुआ है इसलिए मैंने हाईलाइट इसे कर दिया। फोटोन क्या होते हैं? देखिए प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश के छोटे छोटे बंडल को, है ना, देखिए प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश के छोटे छोटे, देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से इस तरीके से मिलकर के बना होता है। इन छोटे छोटे बंडल्स को क्या है? फोटोन कहा जाता है। इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आवेश का क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन को याद रखना, क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि आवेश की केवल निश्चित विभाजन योग्य मात्राएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये आपका आंसर दिया गया है। इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, तो 1 नंबर में इसे कंप्लीट कर लेना। और यह केवल पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है, क्या? आवेश का क्वांटीकरण। नेक्स्ट है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? आंसर आपके सामने रहेगा यहाँ पे, देखिए इसका गणितीय रूप याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी कण का स्थान और संवेग दोनों को एक साथ सटीक रूप में मापना संभव ही नहीं है, मतलब असंभव है, इस तरीके से। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है यहाँ पे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है ना। अल्फा कण क्या है? हेनरी का नियम क्या है भैया? याद रखना, नीचे हम पढ़ेंगे उसे। देखिए पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि एक ही परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्याएं नहीं रख सकते हैं। मतलब एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन समान क्वांटम संख्याएं नहीं हो सकती हैं, ऐसा कहते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। याद रखना इसे, है ना। अफवाह का भी याद रखना। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण 2 प्रोटोनों और 2 न्यूट्रॉनों का एक समूह होता है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। इतना याद रखिए, इतना डिटेल में इसका नहीं आता है। नेक्स्ट आपका हुंड का नियम क्या है? तो हुंड का नियम आपके सामने दिया गया है, इसको याद रखना, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा अरहिनियस समीकरण क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका गणितीय रूप आपको याद रखना है। यहाँ पे भले ही ना दिया गया है, शायद लिख नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ली सातेले का सिद्धांत क्या है? देख सकते हैं ली सातेले का सिद्धांत कहता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रकाश का परिवर्तन किया जाता है, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, है ना, किसी प्रकार का, इनका परिवर्तन अगर किया जाता है तो अभिक्रिया उसी दिशा में प्रतिक्रिया करती है जिससे उस परिवर्तन का प्रतिकार होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का विलयन में घोलने की सांद्रता उसके ऊपर के गैस के दबाव के अनुपाती होती है। मतलब गैस की सांद्रता क्या है? गैस के ऊपर के दबाव की सांद्रता दबाव के अनुपाती होती है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया इसका गणितीय रूप में। नेक्स्ट है आपका समायन प्रभाव क्या है? समायन प्रभाव, देखिए समायन प्रभाव होता है जो जब किसी तत्व के समस्थानिकों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए H2O और D2O, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, D2O को H2O, तो आपको पता ही होगा कि उबालने और गलनांक में भिन्नता होती है। तो ये क्या है? यही समायन प्रभाव है।
क्योंकि वहाँ पे क्या है, समस्थानक में अंतर होता है इनके गुणों में। आर्हेनियस समीकरण ये रहा ना, इसका गणितीय रूप वहाँ पे नहीं था, ये रहेगा आपका आर्हेनियस समीकरण को, ये रहेगा, ये कई बार आया हुआ है ना, के बराबर A(1 - EA/RT, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसका समीकरण कहता है कि रासायनिक बलगति की शाखा में प्रयुक्त किया जाने वाला यह एक समीकरण है जिससे सक्रिय ऊर्जा तथा पर ताप का प्रभाव ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका ये गणितीय रूप याद रखना। नेक्स्ट है आपका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, इसका गणितीय रूप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनता है, सही जोड़ी में इससे क्वेश्चन बनता है ना। तो ये रहेगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बिलियन के तनुता के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए। तो संरचना आपको बनानी होती है इस तरीके से, और अगर आपने बना दी ना, ऐसा पूछा गया तो बिल्कुल, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 तो आपको सीधे ऐसे ले लो, है ना, सीधे मिल जाएंगे तुरंत, है ना। तो इसको बनाना सीख लो, बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, है ना। ये रहेगी आपकी कार्बोकैटायन की संरचना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है साम्य स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं साम्य स्थिरांक एक संख्या है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन में प्रतिक्रिया और उत्पादों की सांद्रताओं के अनुपात में के रूप में व्यक्त होती है। इसे केसी द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसे, साम्य स्थिरांक को। वो क्वेश्चन आता है ना, एक साम्य स्थिरांक केपी और केसी में संबंध बताइए, संबंध स्थापित कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका परिरक्षण प्रभाव क्या है, देखिए देख सकते हैं कंजर्वेशन इफेक्ट जो होता है आपका रासायनिक प्रतिक्रियाओं में पदार्थ और ऊर्जा का संरक्षण दर्शाता है। यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुल द्रव्यमान और ऊर्जा चेंज नहीं होती है कभी, यही परिरक्षण प्रभाव कहता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन में आधी भरी 2s और 2p कक्ष हैं, है ना। आधे भरे क्या है इसमें, 2s और 2p कक्ष आधे आधे भरे हुए, O के मुकाबले अधिक स्थिर हैं, जिससे नाइट्रोजन को आयनित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको जल्दी से बिल्कुल से याद कर लेना। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो यौगिक में उपस्थित तत्वों के सबसे सरल गुणांक में अनुपात को दर्शाता है। यह केवल तत्वों के परमाणु अनुपात को दर्शाता है, लेकिन उनकी असली संख्या या संरचना को नहीं, है ना। तो इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा विलयन की मूलरता पर ताप का प्रभाव क्यों पड़ता है, बताइए। तो विलयन की मूलरता पर ताप का प्रभाव होता है क्योंकि तापमान बढ़ने से विलयन में पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ सकती है, जिससे मूलरता भी चेंज हो सकती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव वह घटना है किसी धातु, यही हमने समझा ना, अभी कोई धातु है, इस पर प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, प्रकाश पड़ते ही वहाँ पर तेज प्रकाश पड़ेगा खूब, तो इलेक्ट्रॉन बनने लगेंगे। तो ये क्या है, यही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका, ये रहेगा देखिए ज्यामितीय समावयवता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, ज्यामितीय समावयवता, है ना। और देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक बात ये भी याद रखना, यह प्रभाव जो है आइंस्टाइन द्वारा स्पष्ट किया गया था, है ना, ये याद रखिएगा। ये रहेगा आपका ज्यामितीय समावयवता जो होती है तब होती है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक समान संरचनात्मक सूत्र होते हैं, हुए भी विभिन्न स्थानिक वितरण के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। यह मुख्य रूप से डंबल बंधों या सर्कल बंधों में देखा जाता है, जैसे कि सी कार्बन के बीच बंध बना हुआ है, डबल बंध में उत्पन्न होने वाली समावयव, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका मूल और अवोगाड्रो संख्या में से आप क्या समझते हैं, इनको भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के रखना। ये रहेगा आपका, इसका मान याद रख के रखना, है ना। नेक्स्ट हमारा बिलियन किसे कहते हैं, ये तो 2 नंबर में बिल्कुल बोर्ड में आता है, हर साल आता है, और अर्धवार्षिक के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी आपको ये दे सकते हैं, है ना, एक शब्द है वाक्य वाले में। देखिए बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या है, बिलियन कहलाता है। तो जिसमें एक पदार्थ विलायक दूसरे पदार्थ विलायमान को घोलता है, उदाहरण के लिए पानी में नमक का घोल, है ना। तो 2 समांगी विलयन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूलरता और मूललता की इकाई को परिभाषित कीजिए। इसमें अंतर भी आता है 2 नंबर में, और ये क्वेश्चन भी आता है कि इनको परिभाषित कीजिए। तो इनको परिभाषित करना सीख लिया तो अंतर तो आसानी से लिख दोगे। इसका उत्तर आप देख सकते हैं। मूलरता को यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मूललता को कैसे, स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक अंतर तो ये हो गया,
है ना। सेकंड कहता है कि मोलरता 1 बिलियन का गुणांक है जो 1 लीटर बिलियन में, है ना। इसमें क्या है 1 लीटर, हमने अभी ऊपर देखा विलायक के, इसमें विलायक के 1 किलोग्राम में घुलने वाले मूलों की संख्या होती है, इसमें बिलियन की 1 लीटर में घुलने वाले मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है, और विलायक की 1 किलोग्राम में घुलने वाले मूलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। इसको याद रखना। और मूलरता का जो फॉर्मूला होता है मूलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन क्या है लीटर में, यहाँ पे हमने पढ़ा भी, तो इसका लीटर में नापा जाता है और इसका जो है किलोग्राम में मापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ की 1 मोल का द्रव्यमान होता है क्या, मोल प्रभाज, तो जिसे ग्राम में मापा जा सकता है। यह पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान का वह गुणांक होता है जिसे 1 ग्राम में व्यक्त किया जाता है, मतलब 1 ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई व परिभाषा लिखिए। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है, तो इसको कर लेना। देखिए किसी बिलियन की चालकता की वह माप होती है, क्या विशिष्ट चालकता, किसी बिलियन की चालकता की वह माप होती है जो 1 मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर क्रॉस सेक्शन वाले एक सर्किट में उत्पन्न होती है। इसकी इकाई होती है सीमेंस पर मीटर, है ना, तो इसको याद रखना है एस पर मीटर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संक्षारण किसे कहते हैं। तो ये हम भाई बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहा जाता है, सीधी बात है, इसको इतना याद रखना है ना। जब लोहा जो है क्या है ऑक्सीजन की नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है धातुएं जो है क्षरित होने लगती हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ओम का नियम लिखिए। तो आपके सामने आंसर दिया गया है। ओम का नियम का गणितीय रूप याद रखना, V/V इक्वल IR, है ना, I/R। तो ये क्या है, V है वोल्टेज, I क्या है धारा है हमारी, R क्या है प्रतिरोध अपना, है ना, इसको याद रखिएगा। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में बहने वाली धारा उस पर लगे वोल्टेज, है ना, V के अनुपाती होती है और चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अपचयन क्रिया को समझाइए। भैया 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कीलेट क्या होती है ना। अपचयन क्या है, रिडक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व के आवेश में कमी होती है, यानी वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। उदाहरण आपका यहाँ पे दिया गया है ना, Cu² + 2E, इससे क्या बनता है Cu। नेक्स्ट आपका कीलेट क्या होते हैं। कीलेट और लिगेंड्स दोनों को पढ़ करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, अथवा में आते हैं 2 नंबर में। देखिए वे कीलेट वे यौगिक होते हैं जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन को एक या एक से अधिक लिगेंड्स द्वारा कई बंधों से घेर लिया जाता है ना। और EDTA इसको याद रखना, है ना, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल से आने वाला है। नेक्स्ट आपका रहेगा द्विक लवण किन्हें कहते हैं। द्विक लवण किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे अणु होते हैं द्विक लवण जिनमें 2 कार्यात्मक समूह होते हैं, जिनमें 2 कार्यात्मक, देखिए द्विक उसमें क्या है द्विक, तो 2 कार्यात्मक समूह है ना, याद रखना इस तरीके से और इसको याद कर लेना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है, समझाइए। देखिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज नहीं है ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वीडियो रुक गई और मैं बोलते रहूँगा तो पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा, है ना, फिर मैं बोलते रहूँगा फिर टाइम लगेगा, है ना, इसलिए मैं जल्दी बताते जा रहा हूँ कि ये आंसर है, इसको देख लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। NiCl4 2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आना ही है ना, इसको याद कर लेना। DNA और RNA में अंतर, तो भाई बायो वाले छात्र तो पहले से कंप्लीट कर चुके थे होंगे क्योंकि मैंने उनको बता दिया है पूरा का पूरा, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। आयनिक बंध और पेप्टाइड बंध ये दोनों के अथवा में आ सकते हैं, 2 नंबर में इसको कंप्लीट कर लेना। आपका है अगला संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये रहेगा आपका संक्रमण तत्व। देखिए वे तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के D ब्लॉक में स्थित होते हैं, है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कहता है, 3 नंबर के रूप में क्वेश्चन यहाँ से होंगे, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। ये आपका 3 नंबर में आएगा, तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर प्रेरणिक और इलेक्ट्रोमेरिक में 3 अंतर आपके सामने दिए गए हैं, 2 अंतर दिए गए हैं, सॉरी 2 कर लीजिएगा और 1 आप अनुसार ढूंढ लीजिएगा अपने अनुसार। नेक्स्ट आपका सिग्मा और पाई बंध में अंतर, है ना, तो सिग्मा और पाई बंध में आपको अंतर लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बारे में आपको 2 अंतर दिए गए हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा BeF2 और OF2 दोनों त्रिपरमाणुई अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियाँ अलग होती हैं, क्यों, ये आपके सामने पूरा आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे, है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए मैं दे रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 100% ऐसा क्वेश्चन आना है। NH3 क्या है, एक द्विध्रुव आघूर्ण, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो है अधिक होता है
और क्योंकि N का लोन जोड़ा है जो H के साथ क्या है मजबूत आघूर्ण उत्पन्न करता है। इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। C2H2 CH4 इसमें क्या है, इसमें 4 सिग्मा बंध हैं, इसमें 3 सिग्मा बंध है ना, और इसमें 2 पाई बंध हैं। मतलब इसमें आपको निकालना होगा। यहाँ तो मैंने सीधे लिख दिया कि भाई इतने हैं इतने हैं इतने हैं, आपको निकाल के इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा आपका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर तो हो ही जाएगा, इसको परिभाषित याद कर लेना है ना। संयुग्मी अम्ल क्या है, वह अम्ल होता है जो प्रोटॉन खोने के बाद शेष रहता है, और संयुग्मी क्षार जो वह क्षार होता है जो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद ये खो देगा ना, जब वो अम्ल होगा, ये जो ग्रहण कर लेगा ना तो वो क्षार होगा, है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा डीएनए अंगुली छापन, है ना। बायो वाले छात्र तो इसे कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा ही आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा लेंथेनॉइड्स और लैक्टिनॉइड्स में अंतर लिखिए, तो आपके सामने यहाँ पे 2 अंतर इसके दिए गए हैं, 2 नंबर में ही क्वेश्चन बनेगा। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण क्या है, यहाँ पे आंसर आपके सामने दिया गया है। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण है 4f सेल में इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ी हुई अधिक घनत्व वाली संकुचन की क्षमता, है ना, परमाणु के आकार को कम करता है जो, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अपक्षेप देता है क्योंकि CCl4 नहीं, क्यों, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, आंसर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा NH3 में HNH बंध कोण, है ना, बॉन्ड लगे हैं इनके बीच में, इसको अधिक बंध अधिक है ना, जो PH3 का HPH बंध कोण है वो इससे अधिक है इसके NH3 की अमोनिया की अपेक्षा, तो क्यों है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ये आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहेगा कार्बोकैटायन की पर टिप्पणी लिखिए। संरचना हम ऊपर देख चुके हैं, है ना, इसके बारे में वही डिटेल से इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों, ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है। तो इलेक्ट्रोड विभव वह विभव है जो इलेक्ट्रोड के पास उपस्थित द्विध्रुवीय प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। सेल विभव दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का अंतर होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा अनादर्श व आदर्श विलयन में अंतर लिखिए, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके 2 ही अंतर दिए गए हैं, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए, तो ये परासरण और परासरण दाब दोनों का दिया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राउल्ट का वाष्पदाब नियम क्या कहता है, तो राउल्ट का नियम याद कर लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है 4 में पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली इक्वेशन लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लैम्बडा बराबर H/mb, है ना, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका गणितीय रूप कई बार सही जोड़ी में बना है, एक शब्द या वाक्य उत्तर में भी पूछा गया है, इसे बिल्कुल रट लो, दिमाग में बिठा लो, है ना। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति का तात्पर्य है कि पदार्थ में न केवल कणों की तरह गुण होते हैं बल्कि यह तरंगों का भी की तरह भी व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक ही वर्ग में अवस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही तत्वों में अवस्थित भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं तत्वों के, क्योंकि उनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, है ना, तभी तो उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है ना, उसी हिसाब से। नेक्स्ट है आपका अणु कक्षा सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर O2 तथा Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना कीजिए। आपके सामने पूरा डिटेल्ड आंसर दिया गया है, इसका यहाँ पे आंसर स्टार्ट होता है, इसके दोनों बंधक कक्षक और विरोधाभासी कक्षक, इनको पॉइंट को ध्यान में दीजिएगा। इसके बाद O2 और Ng अणु की, यहाँ पे N2 अणु की आपकी क्या बताया गया है, चुंबकीय प्रकृति की तुलना की गई है। देखिए तो दोनों के बारे में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है, तो इसको पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। इसमें क्या होता है O2 अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, उदाहरण सहित। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, और जो नाभिक से स्नेह करते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उदाहरण क्या रहेगा इसका, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही का, और इसके बाद नाभिक स्नेही का उदाहरण आपका सोडियम दिया गया है। नेक्स्ट आपका रहेगा कक्ष व कक्षक में अंतर, 3 नंबर में बिल्कुल आने वाला है, आदर्श और अनादर्श विलयन के अथवा में भी आ सकता है। कक्ष व कक्षक में अंतर याद कर लो इसे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसको डिटेल में स्पष्ट करना पड़ेगा, है ना। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव तब होता है जब एक रासायनिक यौगिक में एक बंधन पर आरोपण और बहाव के कारण ध्रुवीकरण उत्पन्न किया जाता है। ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए, इनके प्रकारों को लिखिए, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। n बराबर आपको 2 दिया गया है, इसके बारे में आपको पूरा दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्रियात्मक समूह समावयवता और स्थान समावयवता क्या है। ऊपर हम ज्यामितीय पढ़ चुके हैं, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। ये दोनों समावयवताएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रहेगा निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए। क्लोरीन, क्रोमियम, आयरन, नाइट्रोजन, इनके आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने हैं। तो ये आपके सामने इनके उत्तर सामने यही दिए गए हैं, इन्हीं के समझाने थे, ये प्रश्न थे आपके, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने ये दिए गए हैं, है ना, ये हो जाएंगे। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है गुणित अनुपात का नियम व पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि निम्न को समझाइए, उसमें दे देंगे पहले पॉइंट में डाल के गुणित अनुपात का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, है ना, इस तरीके से दे देते हैं। तो ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आना लाजमी है, आएगा। देखिए, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व एक साथ कई यौगिक बनाते हैं तो प्रत्येक तत्व का दूसरा तत्व के साथ अनुपात निश्चित होता है। उदाहरण आपके सामने दिया गया है CO एवं CO2, है ना। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसका गणितीय रूप आपको लिखना है पूरा, इसको डिटेल में करना है। ऊपर हमने केवल 2 अंकीय क्वेश्चन देखा था, इसमें हम डिटेल में देख रहे हैं। सिद्धांत तो साथ में आपको लिखना ही है, साथ ही आपको इसका डिटेल में पूरा गणितीय रूप लिखना है, ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है प्रेरणिक प्रभाव समझाइए, इसके कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग आपके सामने है, प्रेरणिक प्रभाव कब होता है, सारा कुछ दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और इससे बचने के उपाय बताइए। तो संक्षारण, देखिए, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु वातावरण या कहें कि देखिए जब ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आती है तो धातु में क्या होती है, ऑक्साइड बनाती है, तो जिससे क्या होती है, संक्षारित होने लगती है। नमी, तापमान, वायु इनके संपर्क में आती है तो क्या होने लगता है, वो संक्षारित होने लगती है। इससे बचने के उपाय क्या है, धातुओं की पेंटिंग करें, है ना, कोटिंग करें, या फिर जस्ते की जिंक चढ़ा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुष्क सेल की संरचना, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप। शुष्क सेल आपका दिया गया है ना, ड्राई सेल बैटरी, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेनली इसमें पार्ट यहाँ पे आपके इसके भाग दिए गए हैं। इसकी संरचना किस तरह से होती है, धातु को आवरण इस पर चढ़ा हुआ होता है, ये संरचना है। आप अपने बुक में देखिएगा इसका डायग्राम, है ना, ये मत देखो, ये तो मैंने संरचना यहाँ पे दिखा दी है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है ना, ये रहेगा। लेकिन आपको आपकी जो बुक में दिया गया है उसको देखना, वो आपका बहुत ही आपको सिंपल तरीके से, अगर ये सिंपल लगे तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक का कंटेनर होता है सेकेंड पार्ट इसका, और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें एक कार्बन रॉड होती है ना, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है, कागज का अवरोधक होता है। तो इस तरीके से पूरा आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्युत्पत्ति कीजिए, आपका डेल H बराबर डेल U प्लस NRT, इसको आपको क्या करना है, समीकरण को व्युत्पत्ति करनी है इसकी। तो इसका गणितीय रूप देखिए, इसे लिखने में ना बहुत टाइप करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इस इक्वेशन वगैरह होती हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ढूंढ करके। इस KP और KC में संबंध स्थापित करना है, इसको भी कंप्लीट कर लेना, है ना। ये जो इक्वेशन टाइप क्वेश्चन होती है इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में इन्हें कह दिया, आप लोग कर लोगे। इनको परिभाषित करना है दहन ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो दहन ऊष्मा का उत्तर आपके सामने है और ये उदासीनीकरण का विथ उदाहरण आपके सामने है, तो कंप्लीट कर लेना ऐसे, है ना। वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन में, टोलुइन में, है ना, बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ नाइट्रेशन क्रिया के द्वारा हम बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में बदल सकते हैं। और देखिए, और क्वेश्चन कहता है कि बेंजीन को टोलुइन में कैसे परिवर्तित करोगे, तो मेथाइल समूह के माध्यम से हम इसे टोलुइन में बदल देंगे। और बेंजीन को हम एसीटोफिनोन में कैसे बदलेंगे, तो बेंजीन को जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ मिलाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जानकारी टीच ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। पूरे क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन तैयार करो और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी है। तो जाकर के वीडियो देख लेना ताकि आपकी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।